हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर द दिल्ली सुल्तान्स में हम लोग जानेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें जानकारी कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान के बारे में जानने के लिए सबसे पहले वहाँ के इंस्क्रिप्शंस थे, जो अभिलेख जिसको कहा जाता है, जो लिखा जाता था, या फिर कॉइन्स जो सिक्का थे, या फिर आर्टिकेचर के थ्रू जो आर्टिकेचर जो किया था, जैसे बिल्डिंग बन रहा है, उससे भी पता चलता था दिल्ली सुल्तान के बारे में। ठीक है, और इसके साथ साथ एक हिस्टोरीज भी अवेलेबल था, स्पेशली वैल्यू फॉर हिस्टोरी अवेलेबल था। क्या? तारीख के रूप में। और एक वो तारीख वर्ड है सिंगुलर, यानी जो एक वचन के लिए, और तवारीख है जो प्लूरल बहुवचन के लिए इसको यूज किया है। स्पेशली रूप से ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण टर्म है, उसी से पता चलता है किसी भी सुल्तान के बारे में, किसी भी राजा के बारे में। तो इसी से हमको जो हिस्ट्री में जो तारीख और तवारीख जो लिखा जाता था, उससे हमें पता चलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसमें लिखा जाता था कौन से लैंग्वेज में? तो पर्शियन, यानी फारसी भाषा में। पर्शियन लैंग्वेज होता है जिसको फारसी भाषा कहते हैं, फारसी भाषा में लिखा था। उसी से हमें पता चलता था दिल्ली सुल्तान के बारे में। दिल्ली सुल्तान के शासनकाल, जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसके बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिएगा ये फिगर दिया हुआ है, ये किस चीज़ का है? तो मैन्युस्क्रिप्ट का है, जो पांडुलिपि जो लिखा जाता था, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। पांडुलिपि के बारे में, जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, 4 स्टेज बताया गया है। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि प्रिपेयरिंग द पेपर को ही तैयार कर रहा है। सेकंड स्टेज में देखिएगा कि राइटिंग द टेक्स्ट, जो लिखने का कार्य कर रहा है, लिख रहा है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में इसको पर गोल्ड है, इस पर जो चढ़ा रहा है आकर्षित करने के लिए, गोल्ड को जो सोना है उसको पिघला रहा है, पिघला कर इसका यूज करेगा वर्ड लिखने में या पैसेज को लिखने में। ठीक है, इसको हाईलाइट किया जाता है, कोई चीज़ भी कैसे हाईलाइट किया गया, इसको लिखने में सोना को उसको पिघला रहा है। फिर उसके बाद 4th नंबर में क्या कर रहा है कि प्रिपेयरिंग द वाइंडिंग, इसको जो वाइंडिंग करना या जिल्द जो ऊपर से तैयार करना, इसका काम ये कर रहा है। ठीक है, इस तरह से 4 स्टेज है मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हम लोग जाने। लेकिन हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली सुल्तान के बारे में हम लोग को पता चला। तो सबसे पहले हम लोग जाने इंस्क्रिप्शन के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू, आर्टिकेचर्स के थ्रू, और जो हिस्टोरिक जो लिखे थे तारीख और तवारीख, उससे हमें, जो कि पर्शियन भाषा में यानी फारसी भाषा में लिखा गया था दिल्ली सुल्तान के बारे में, उससे हमें पता चलता है दिल्ली सुल्तान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो तवारीख के जो लिखने वाले थे, जो तारीख या तवारीख जो लिखने वाले थे, वो कौन थे? तो लेखक के रूप में कौन रहते थे? सेक्रेटरी, जो सचिव होता है वो, एडमिनिस्ट्रेटर जो प्रशासक जो होता है, प्रशासन जो संभालता है, पोएट कवि लोग थे, और कोटरी जो दरबारी जो होता है, दरबार में रहता है राजा की, ये सभी लोग तवारीख को लिखते थे। ठीक है, और एक चीज़ इसमें कि और जो एडवाइस भी इन लोग देते थे गवर्नर्स के बारे में कि किस तरह से किया जाए, और जो शासन जो होता था वो किस तरह से न्याय संगत हो, जस्ट रूल हो, उस पर इन लोग बल देते थे, फोर्स करते थे, एम्फेसिंग। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और टर्म आ रहा है, द सर्किल ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के लिए, जो न्याय संगत अभी बोले हम,
उसके लिए एक सर्किल बनाया गया था, न्याय चक्र। तो न्याय चक्र के बारे में कौन लिखा है उसके बारे में भी जान लें हम लोग। तो फक्र ए मुदबिर ने लिखा है 13वीं सेंचुरी में। क्या लिखा? किंग कंट्रोल सर्वाइव विदाउट सोल्डर। जो राजा है वो सैनिक के बिना नहीं चल सकता है। राजा का काम चलेगा? नहीं चलेगा। विदाउट सोल्डर के वो उसका काम नहीं चल सकता है। और जो सोल्डर है, जो सैनिक हैं कैन नॉट लिव विदाउट सैलरी। और जो सोल्डर हैं वो बिना वेतन के, बिना सैलरी के जो सैनिक हैं वो भी नहीं जी सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ठीक है। और जो सैलरी है, सैलरी कम फ्रॉम रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट। जो किसान हैं उनसे सैलरी के लिए रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, किसानों से राजस्व जो होता था वो लिया जाता था। लेकिन जो किसान हैं वो पे करेंगे कहाँ से? कब चुका सकते हैं रिवेन्यू? जब उनको प्रोस्पेरस, समृद्ध रहेंगे या फिर हैप्पी रहेंगे, तभी तो रिवेन्यू दे सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो वहाँ के जो राजा होगा उसको न्याय और ईमानदार गवर्नेंस यानी जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस देना पड़ेगा, बढ़ावा देगा। तभी ऐसा हो सकता है कि किसान लोग खुश रहे, समृद्ध रहे, तभी तो रिवेन्यू देगा, तो उससे राजा के काम चलेगा, सैलरी मिलेगी जो सैनिक लोग हैं। ठीक है। इस तरह से एक सर्किल बना है ये एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। जब तक राजा के काम चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? राजा को काम करने के लिए उसको क्या है कि राजा का काम बिना सैनिक के काम के बिना नहीं चल सकता है। ये भी एक सर्किल है। सैनिक की ज़रूरी है राजा को, और सैनिक को ज़रूरी है सैलरी को, पैसा के। और पैसा कहाँ से आएगा? तो किसान लोगों से। तो इस तरह से एक सर्किल बना हुआ है, उसी को कहता है सर्किल ऑफ जस्टिस। यानी न्याय के लिए अगर अंत में क्या है कि जब तक जस्टिस और हॉनेस्ट गवर्नेंस नहीं देंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। किसान लोग खुश नहीं रहेंगे और रेवेन्यू भी उतना अच्छा से नहीं दे सकते हैं। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे एक चीज़ और इसमें है कि जो उस समय जो लिखते थे, जो राजा के जो दरबार में जो तवारीख जो लिखते थे, वे सभी कहाँ पर रहते थे? वो ज़्यादातर वो तवारीख लाए इन सिटी यानी शहरों में रहते थे उन लोग, मेनली रूप से दिल्ली में। और कभी कभी हार्डली विलेज, बहुत कम ही वो गांव में रहना चाहते थे, नहीं रहते थे गांव में। ज़्यादातर वो लोग शहर में ही रहते थे। और सेकंड नंबर में हम लोग जानेंगे उन लोग जो हिस्ट्री जो लिखता था सुल्तान का कहानी, उसको होप ऐसा आशा रखता था लिखने वाला जो राइटर था, जो तवारीख को जो लिखने वाला, कि हमें रिच रिवार्ड मिलेगा, यानी कि राजा जो है वो हमें ढेर सारा इनाम देंगे हमको, ऐसा उन लोग आशा करते थे। ठीक है। और एक चीज़, वे लोग जो एडवाइस भी देते थे जो गवर्नर में जो शासन जो चला रहे थे उनको, कि बर्थ राइट के बेस पर आइडिया ऐसा दिया था कि जो राजा के जो बेटा होगा राजा होगा और उसके जन्म से ही अधिकार होगा, उसी बर्थ राइट हुआ, जन्म के आधार पर उसको अधिकार मिल जाना। और दूसरा था जेंडर डिस्टिंक्शन, यानी लिंग भेदभाव के आधार पर भी शासन चलाने के बारे में सलाह देते थे वो।
जिसमें क्या होता था कि लिंग डिस्टिंक्शन में जो लिंग भेदभाव हुआ, जिसमें पुरुषों के तुलना में जो आदमी था उसके तुलना में महिलाओं को नीचा दिखाना, यही बेस था उसका, कि समाज में इस तरह के जो सिस्टम है उसको बनाए रखने की ऐसा कोई एडवाइस देते थे राजा को। ठीक है। और इसी जो जेंडर डिस्टिंक्शन के कारण, जो लिंग भेद के कारण, जब रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं हम लोग। जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश के डॉटर थी वो, जो 1236 में वो रजिया के शासक बनी, सुल्तान बनी। और रजिया 1236 में दिल्ली का वही शासक जो सिंहासन पर बैठे। तो उस समय के जो ये इतिहासकार थे, हिस्टोरियन मिनहाज ए सिराज थे, वो कभी भी वो उस समय एक्सेप्ट ये किए थे कि जो रजिया है, जो मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स, उसके जितने भी भाई हैं उससे कहीं ज़्यादा ये योग्य और सक्षम है। लेकिन फिर भी वो कंफर्टेबल नहीं महसूस करते थे कि कोई रानी एक रूलर बने, शासक बने। ठीक है। और जी जो रूल इंडिपेंडेंटली, जो इसके जो शासक थे, जो वो कभी भी दरबारी जन जो होता है, दरबारी, वो कभी भी वो खुश नहीं थे कि कोई स्त्री हो जो कि हम पर शासन करे। जिससे क्या हुआ कि उसको 1240 में ही रिमूव कर दिया गया थ्रोन से, यानी गद्दी से, उसको सिंहासन से हटा दिया गया 1240 में रजिया सुल्तान के। ठीक है। तो ये इससे हमको पता चला उस समय जेंडर डिस्टिंक्शन के बारे में कि लिंग भेद किस तरह से किया जाता था। ठीक है। आगे हम लोग इसी में जानेंगे एक पॉइंट और, कि जो मिनहाज इस सिराज थ्रू अबाउट रजिया के बारे में जो मिनहाज सिराज के अपना जो थॉट था, अपना विचार था, वो क्या था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो जो रजिया सुल्तान थी, रजिया के बारे में जो इतिहासकार जो मिनहाज ए सिराज था, उसका थॉट क्या था कि जो गॉड के द्वारा जो क्रिएट कर दिया गया है सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक जो व्यवस्था बनाई गई है भगवान के द्वारा, उसके अनुसार क्या है कि जो महिला है, क्वीन रूलर, जो महिला जो शासिका, वो इस व्यवस्था के पुरुष के अधीन होना चाहिए था। भगवान के तरफ से जो सोशल जो क्रिएशन किया गया है, सोशल ऑर्डर क्रिएट जो किया गया है, उसमें क्या है कि पुरुष के अधीन होना चाहिए क्या, महिलाओं को। लेकिन यहाँ पर क्या था कि रानी का जो शासक था, शासन था, वो इसके विरुद्ध में था, क्वीन रूलर के विरुद्ध में था कि पुरुष को ही अंडर में रख रहे थे, पुरुष के ही अधीन नहीं थी, बल्कि इसी के अधीन पुरुष हो जा रहे थे। तो इसके विरुद्ध में था, भगवान के जो सोशल ऑर्डर बनाया गया था उसके विरुद्ध में जाता था इस तरह के रानी का शासन करना। इसलिए ही रजिया को हटाया गया था सिंहासन से, यानी शासक के रूप से उसको हटा दिया गया था। और रजिया की तरह और भी महिला के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें रानी रुद्रमा देवी के बारे में भी हम लोग जानेंगे। वो भी महिला शासिका थी। रुद्रमा देवी के शासन किया था वो
लेकिन जो रुद्रमा देवी थी वो क्या थी कि अपने जो अभिलेख जो होता था उसमें अपना नाम वो पुरुष की तरह इंस्क्रिप्शन जो होते थे अभिलेख उसमें वो स्त्री की तरह नहीं लिखवाए थे, वो मैन की तरह आदमी की तरह उसमें लिखवा कर अपना वो सभी लोगों में वो पुरुष होने का एक भ्रम पैदा किया था। थी औरत लेकिन लोगों को ऐसा भ्रम पैदा किया गया कि हम पुरुष हैं, लेकिन शासिका के रूप में थी वो महिला ही थी। और ये कब से कब तक रहेगी? 1262 से 1289 तक काकतीय डायनेस्टी के जो काकतीय जो वंश था उसके वरांगल पार्ट में, वरांगल क्षेत्र में शासन किया था ये कौन? तो रुद्रमा देवी। और इसी तरह से एक और रानी है जो कश्मीर में रूल किए थे, कौन है? बिद्दा। कश्मीर में रूल की थी, शासन की थी रानी बिद्दा, जो 980 से 1003 तक 1003 तक शासन किया था। और उसका नाम जो बिद्दा था वो दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला था, दीदी एल्डर सिस्टर से निकला था वो नाम, जो वहाँ की जो प्रजा लोग थे वो इसको नाम दिया था, दीदी के रूप में जाना गया, इससे रानी बिद्दा बनी। ठीक है, इस तरह से हम जाने रजिया सुल्तान के बारे में। और भी वोमेन्स रूलर जो थे उसमें जाने, जैसे रुद्रमा देवी के बारे में और बिद्दा के बारे में जाने। ये सभी थे, ऐसा रूलर महिला शासिका थी। ठीक है, इस तरह से हम जाने दिल्ली सल्तनत के बारे में। आगे भी हम इसी तरह से और जानेंगे कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ। इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, ओके।